तो दोस्तों चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि किसी चीज़ का अंत नहीं होता। आप लोग सुनते होंगे स्मार्ट स्टडी क्या होती है, स्मार्ट कैसे पढ़ें। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि आप जो है मिनिमम इनपुट देके मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालें। तो हमारा जो तरीका है, हम क्या करते हैं, हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाते हैं। साथ ही साथ हम आपको उससे रिलेटेड जो भी जितने भी टॉपिक्स आपके रिवीजन हो सकते हैं उन सभी को रिवीजन करवाते हैं। आज ये एपिसोड 5 है, इसमें हम 2018 से 2023 तक के क्वेश्चन को शामिल कर रहे हैं। चाहे वो बात हो हाल फिलहाल में हुई लोक सेवा आयोग द्वारा RAR के पेपर की बात हो या पूर्व में हो चुके क्वेश्चन पेपर की बात हो। मैक्सिमम चीज़ें हमने आपको रिवीजन करवा दी हैं। पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, ना तो आपके ज्योग्राफी का कोई अंत है। लेकिन जितनी चीज़ें हमने बताई हैं और इसके अलावा भी हम अभी आपके लिए सेपरेट जो है लैंडफॉर्म से जो है एक लेक्चर लेके आएंगे 25-30 मिनट का। इसके अलावा माउंटेन के और पासेस के, और इसके अलावा आप देखेंगे रिवर के जो है रिवर वैली के अलग से लेक्चर आएंगे। तो बात करें इन 5 एपिसोड में, जो आज लास्ट एपिसोड है इसमें देखेंगे तो सबसे जो प्रीलिम्स के लिए जितने महत्वपूर्ण टॉपिक है उन सभी का हमने विश्लेषण किया है। ठीक है, तो उसमें भारत और विश्व के भूगोल को सभी को शामिल किया है। अगर आपने अभी तक पिछला लेक्चर हमारा नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा PDF के लिए क्लासेस की अपडेट के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप पेज ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, इनको जो है आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस पसंद आ रही चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा अभी आगे आने वाले एग्ज़ाम की बात करें तो PCS का एग्ज़ाम हो रहा है और UPSC का एग्ज़ाम की भी ऐसी तैयारी करवाई जाएगी। तो इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज और व्हाट्सअप इंस्टाग्राम ID भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो एपिसोड 5 में आज हम लोग बढ़ते हैं 2019 में पूछे गए क्वेश्चन से, जिसमें पूछा गया है नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए, जिसमें एक कथन दिया गया है और दूसरा कार्ड दिया गया है। इसमें कथन में क्या कहा गया है, हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। कार्ड बताया गया है हिंद महासागर और उसके निकटवर्ती देशों को भू राजनीतिक लाभ है। ठीक है, तो आपको सही उत्तर आपको बताना है। तो देखिए, जो इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन की बात करें तो ये हमेशा से आप देखेंगे सभी देशों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो USA की बात करें, चाइना की बात करें। क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट है पैसिफिक ओशियन से बात करें, और इसके अलावा इधर अरब प्रायद्वीप की बात करें, यूरोप की बात करें, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर जैसे हमन डोडा की बात करें तो यहाँ पर चाइना का आप देखेंगे तो 99 साल के लिए जो है वहाँ के जो पोर्ट को अपने लीज भी ले लिया था। और इसके अलावा देखेंगे तो चाइना सी में, ठीक है, साउथ चाइना सी में आप देखेंगे चाइनीज़ के सबमरीन आपको देखने को मिलेंगे। हाल फिलहाल में आप देखेंगे तो मालदीव में ऐसा चर्चा में था। इसके अलावा देखेंगे डियो गार्सिया, डियो गार्सिया भी इंडियन ओशन में एक आइलैंड है, वहाँ पर आप देखेंगे USA के भी देखेंगे तो वहाँ पे आपको नेवल बेस देखने को मिल जाएंगे। सेशल्स आइलैंड में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जिबूती में आप देखेंगे तो वहाँ पे चाइना के नेवल बेस देखने को मिल जाएंगे। कहने का मतलब इसमें जो कह रहा है कि हिंद महासागर में कई बड़ी सैन्य शक्तियां का अड्डा बन गया है, उसका कारण बताया गया है कि जो इंडियन ओशियन है वो लगभग सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। तो इसमें जो है AR दोनों सही है और R जो है कार्ड जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। अब इसके अलावा आपको और क्या ध्यान रखना है, देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, ये तो आपने 2019 में देख लिया कि इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसके अलावा अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, यही फ़ायदा होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का कि आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, ओशिनोग्राफी पढ़ रहे हैं या फिर इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है, ध्यान से देखा है, 1 से 2 बार देखा, उसका एनालिसिस किया है, ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हम लोगों को क्या ध्यान देना है। तो अब तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए, अब इसमें और आपको क्या ध्यान देना है? इसमें आपको ध्यान देना है, इसमें जो छोटे-छोटे आइलैंड हैं उनकी लोकेशन, जैसे चागोस आइलैंड की बात करें तो ये आपको इंडियन ओशन में मिल जाएगा। ठीक है, सेंट पॉल और आइसलैंड आइलैंड की बात करें तो ये भी आपको इंडियन ओशन में मिल जाएगा। ठीक है, कोको आइलैंड की बात करें तो ये भी आपको जो है कहाँ मिलेगा, इंडियन ओशन में मिल जाएगा। तो इन सब ओशन को या फिर आइलैंड को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखेंगे तो रियूनियन आइलैंड भी आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा इंडियन ओशन में। सेशल्स आइलैंड की बात हम लोग कर ही चुके हैं, ये भी आपको इंडियन ओशन में मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है,
और इसके अलावा यहाँ पर चागोस ट्रेंच भी मिल जाएगा, चागोस आर्कियोलॉजी भी आपको देखने को मिल जाएगा। आर्कियोलॉजी ये शब्द होता है यानी कई आइलैंड का समूह जो होता है उसे क्या क्या आर्कियोलॉजी कहते हैं। इसमें क्या सही हो जाएगा, बहरहाल इतनी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है और इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, अब इस क्वेश्चन से आपको जो है पूरा हम आपको माउंटेन रिवर आपको सारा तैयार करवा देंगे, एक इसी में आपका जो है रिवीजन हो जाएगा। तो मेरी क्लास करने का यही फायदा है। इसमें बहरहाल क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित मध्य भारत की पहाड़ियों का सही क्रम है। ऑप्शन एक मैकाल, सतपुड़ा, महादेव और छोटा नागपुर पठार। बी सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर पठार। सी मैकाल, महादेव, सतपुड़ा और छोटा नागपुर पठार। डी सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुरम और मैकाल। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है आप देखेंगे, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ ये क्रम पूछ रहा है, कौन सा सही आपको दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको लोकेशन दिखाते हैं। तो इधर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा विंध्यन रेंज। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे ये जो 1 2 3 4 लिखा है ये पूरा सतपुड़ा रेंज का भाग है। ठीक है, तो ये सतपुड़ा रेंज की बात है तो ये देखेंगे सतपुड़ा रेंज कंटिन्यू नहीं है, यानी लगातार नहीं है, ये छोटे छोटे टुकड़े में टूट गया इरोजन के कारण एक टाइम के बाद। ठीक है, तो इसमें जो पहला है ये है क्या है, राजपीपला हिल्स। ठीक है, राजपीपला हिल्स आप देखेंगे तो महाराष्ट्र गुजरात की सीमा पर मिल जाएगा। दूसरा देखेंगे, दूसरा गढ़वाल वालीगढ़ हिल्स आपको मिल जाएगा। तीसरा आप देखेंगे तो महादेव हिल्स, महादेव हिल्स की हाईएस्ट पीक क्या है, धूपगढ़ है। ये आपको ध्यान रखना है, महादेव हिल्स की हाईएस्ट पीक क्या है, धूपगढ़ है। यानी 1 2 3 4 ये किसको मिला क्या कहेंगे, सतपुड़ा रेंज कहेंगे। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि सतपुड़ा रेंज की हाईएस्ट पीक क्या है, धूपगढ़ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये आप देखेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा मैकाल रेंज। ठीक है, और क्या है, मैकाल रेंज। अगर वही 5th 6 7 की बात करें तो ये आ जाएगा सतमाला रेंज। इसके बाद आ जाएगा अजंता और यहाँ पर 7 पर आपको निर्मल हिल्स मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़ से हजारीबाग मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल और झारखंड की बात करें तो यहाँ पर राजमहल हिल्स मिल जाएगा। और इसी के ऊपर आपको जो है छोटा नागपुर का पठार देखने को मिलेगा झारखंड के पास। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो एमपी के पास सोनापार हिल्स मिल जाएगा, जहाँ सोन रिवर निकलती है। फिर आप देखेंगे इसी विंध्यन रेंज के विस्तार में आप बार्नेर हिल्स, कैमूर हिल्स आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब इसमें जो क्रम सही होगा, ये तो आपको पता चल गया छोटा नागपुर का पठार सबसे पूर्व में स्थित है। ठीक है, अगर पूर्व में सब छोटा नागपुर का पठार स्थित है तो इसमें ऑप्शन 4 एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में मैकाल रेंज दिया गया है। और जो सीरीज होगी उसमें होगा सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर पठार, यानी ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे पहले सतपुड़ा आ जाएगा, फिर आप देखेंगे महादेव हिल्स आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से आएंगे तो मैकाल रेंज आएगा और उसके बाद छोटा नागपुर का पठार रेंज आएगा। तो ये तो बात हो गई पश्चिम से पूर्व की तरफ। अब हम लोग कुछ और रिवीजन कर लेते हैं। आरए का क्वेश्चन पूछा गया था, इन साउथ इंडिया में स्थित जो है यानी महाराष्ट्र से लेकर आप देखेंगे तमिलनाडु केरला में कुछ आप देखेंगे पासेस मिलेंगे, यानी आपको मेजर माउंटेन पासेस मिलेंगे वेस्टर्न घाट में। उससे क्वेश्चन आया था किसको कौन जोड़ता है। तो सबसे पहले आता है थाल घाट। थाल घाट आपको कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र में। ये किसको किसको जोड़ता है, नासिक को जो है मुंबई से जोड़ता है। फिर आपको मिलेगा भोर घाट। भोर घाट आप देखेंगे मुंबई को आप देखेंगे तो पुणे को जोड़ता है। तो दो ये आप पासेस आपको कहाँ मिल गए, महाराष्ट्र में। फिर आप चले जाइए नीचे, नीचे आप देखेंगे तो वेस्टर्न घाट में ही आप देखेंगे तमिलनाडु और केरला में देखेंगे तो कहने का मतलब जो पाल घाट आपको मिलेगा, पाल घाट आपको मिलेगा ये आपको केरला में मिलेगा। और ये किसको किसको जोड़ता है, ये देखेंगे तमिलनाडु के कोयम्बटूर के और केरल के पलक्कड़ को जोड़ता है। फिर आप जा जाएंगे तेनकोट्टा। तेनकोट्टा गैप की बात करें ये देखेंगे तो ये जो है मदुरई को यानी तमिलनाडु के मदुरई को और केरला के त्रिवेंद्रपुरम को जोड़ता है। तो ये चीज़ें अभी आपको ध्यान रखनी है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। हालांकि और माउंटेन रेंज की बात करें तो आर की बात करें या फिर यूपीएससी की सॉरी यूपीपीसीएस की बात करें, उसमें क्या पूछता है, उसमें जो आपको जो है माउंटेन पीक की लोकेशन दे देगा और उनके राज्य दे देगा उनको मिलान करने के लिए। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं और 100% बनते हैं। और खासकर आप देखेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत में जितने माउंटेन रेंज स्थित है उनके राज्यों से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। और इसके अलावा ईस्टर्न इंडिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो पॉज करके इसको आपको रिवीजन कर लेना है।
वहीं आपसे पूछा जाए साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है अनायमुड़ी जो है साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का मिलन यानी मीटिंग पॉइंट कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना नीलगिरी हिल्स जो है ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट की जो है मीटिंग पॉइंट्स है। इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और वीडियो पॉज करके इन मैप को लोकेशन को आपको ध्यान रखना है, स्टेट और माउंटेन रेंज या पीक को आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें कथन दिया गया है, कार्ड दिया गया है, आपको जो है चूज करना है सही उत्तर का। तो कथन में क्या कहा गया, भारत के भूकंपीय क्षेत्रों का सर्वाधिक सघनता हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलता है। कार्ड बताया गया हिमालय में कई जो है आप देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन पाए जाते हैं, यानी MBF ITSZ, ठीक है, HFF, इन सब की बात कर रहा है। तो आप देखेंगे इनके कार्ड देखेंगे तो क्या बताया जा रहा है, भूकंप आते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम भूकंप के देखते हैं। तो भारत में देखेंगे जो भूकंप के जोन हैं उनको आप देखेंगे तो 4 जोन में डिवाइड किया गया है। ध्यान रखिएगा जो जोन स्टार्ट होता है जोन 2 से स्टार्ट होता है, जो है लो रिस्क जोन, ठीक है। तो ये जो लाइट कलर ब्लू कलर है ये लो रिस्क जोन है। इसके बाद आ जाए जोन 3 में, तो मॉडरेट रिस्क जोन में आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है यहाँ जो येलो कलर है ये मॉडरेट रिस्क जोन में आता है। फिर आता है जोन 4, ये आता है जोन 4 दिल्ली जैसे रीजन में, ये जो हाई रिस्क जोन में आता है जो हिमालय से लगा हुआ है। इसके बाद आप जाते हैं जोन 5। जोन 5 में आप देखेंगे गुजरात का कच्छ आ जाएगा, हिमालयन रीजन देखेंगे तो और पूरा जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन देखेंगे तो ये जो है वेरी हाई रिस्क जोन में आता है। इतनी बातें आपको पता चल गई। अब हम बात करते हैं कार्ड की। कार्ड की बात करें तो कार्ड बताएगा इसमें हिमालय में कई जो है अंदर जो है लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन जो है आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें कार्ड की तो आपको पता है कि हिमालय में आपको जो है कई सारे जैसे ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच आपको ITSZ देखने को मिलेगा, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडस टी सांगपो फ्यूचर जोन। फिर ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय जिसे लोअर हिमालय कहते हैं उसके बीच आपको देखने को मिलेगा MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर आप देखेंगे और लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच आप देखेंगे तो यहाँ पर MBF मिलेगा यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट देखने को मिलेगा। और इसके बाद देखेंगे एक्सटर्नल हिमालय और नॉर्थ इंडिया प्लेन के बीच आपको HFF देखने को मिलेगा यानी हिमालयन फ्रंट फॉल देखने को मिलेगा। तो यही क्वेश्चन इससे पूछ रहा है कि हिमालय में कई आपको लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट देखने को मिलेंगे जिसके कारण वहाँ पर भूकंप की सर्वाधिक सघनता आपको देखने को मिलेगी। तो ये कार्ड एकदम बिल्कुल सही है। और जो ये थ्रस्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये सारे थ्रस्ट जो है एक टाइम में नहीं बने हैं, क्योंकि जो हिमालय है वो एक क्या है, नवीन जो है फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, अभी भी उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। तो आपने ज्योग्राफिकल टाइम स्केल में पढ़ा होगा या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि हिमालय जो है एक टाइम तक जो है देखेंगे तो ये यूरेशियन प्लेट से दूर था, धीरे धीरे समय के साथ जो है ये यूरेशियन प्लेट के पास आता है। तो क्या होता है, दोनों का जो टकराव हो रहा है अब भी, ठीक है। और देखेंगे तो जो इंडियन प्लेट है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि आप देखेंगे इसके जो चारों किनारे हैं यानी 3 कोर प्रायद्वीपीय भारत, तो देखेंगे अक्सर जो है यहाँ पर देखेंगे तो ये ओशनिक क्रस्ट से बने हुए हैं, और ओशनिक क्रस्ट से बने हुए जो है आप देखेंगे जो एरिया होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। और ये जो आपको जैसे हमने बताया कि ये सारे फॉल्ट जो है एक टाइम से नहीं बने, कई टाइम से, ये सेनोजेक इरा से आप देखेंगे वहाँ से जो है यानी हिमयुग के पहले से जो है हिमालय की उत्पत्ति होती है। फिर ठीक है, प्लिस्टोसिन इरा की बात कर रहे हैं। तो यही कार्ड इसमें बताया जा रहा है और ये अस्थिर है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे इसमें दिया गया है, हिमालय दिया गया है, भाबर दिया गया है, तराई दिया गया है और बांगर दिया गया है, खादर दिया गया है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी को 2 प्रकार की होती है, एक होती है खादर, दूसरा होती है बांगर। अगर बात करें खादर की तो पुराने जलोढ़ को क्या कहते हैं, पुराने जलोढ़ को जो है क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, ठीक है। पुराने जलोढ़ को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। जबकि नदियों के आसपास के क्षेत्र में प्रतिवर्ष जो है बहाकर लाई जाने वाली नवीन और अधिक उपजाऊ मृदा को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। खादर मृदा बांगर की अपेक्षा जो है अधिक उपजाऊ होती है। तराई वो क्षेत्र होता है जहाँ पर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर जो है नदियाँ जो है, भाबर में क्या होती है, नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, तराई में आप देखेंगे नदियाँ जो है बाहर की तरफ आती हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर हम सिस्मिक
यानी भूकंप की बात कर रहे हैं, कुछ चीज़ें और रिवीजन कर देते हैं। तो कभी-कभी क्वेश्चन जो है रिएक्टर स्केल और मर्करी स्केल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो रिएक्टर स्केल होता है वो मैग्नीट्यूड स्केल के रूप में जाना जाता है, जिसका काम होता है कि भूकंप के दौरान कितनी ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसको मापन करता है। ठीक है, जो माप करता है 0 से 10 के बीच में। वही मर्केरी स्केल की बात करें तो भूकंप कितनी तीव्रता यानी उसकी इंटेंसिटी क्या थी उसको माप करता है, और इसके द्वारा जो मर्केरी स्केल के द्वारा कितना उस इंटेंसिटी का, जितने इंटेंसिटी का भूकंप आया उसके दौरान जो है कितना नुकसान हुआ उसका माप करता है, और ये 1 से 12 के बीच जो है ये स्केल करता है। तो आपको मैग्नेटिक रिएक्टर स्केल और मर्केली स्केल में ये जो दो मेन डिफ्रेंसिएशन है इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें तो भूकंप भूकंप जहां से उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, यानी भूकंप मूल कहते हैं। और इसके अलावा देखेंगे तो ईपी सेंटर यानी अध्ययन अधिकेंद्र कहाँ होता है, सबसे पहले भूकंप की एनर्जी जो है जहां पर महसूस होती है उसे क्या कहते हैं, ईपी सेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। तो ये कुछ की टर्म बता रहे हैं, इसको आपको ध्यान से सुनते चलना है। ठीक है, जैसे एपी सेंटर हुआ, फोकस किसे कहते हैं, इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं। अब भूकंपी तरंगों के प्रकार, उनकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले आती है प्राइमरी वेव, या जिसे प्राथमिक तरंग कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, संपीड़न तरंग होती है। यानी आप देखेंगे इससे क्या होता है, पी वेव में एक्सपेंशन होता है, कंप्रेशन होता है। ठीक है, और ये चट्टानों के कणों में अंदर यानी देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल दिशा में कंपन करती हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, इसमें एक्सपेंशन कंप्रेशन होता है। और पी तरंगों की गति सबसे तेज होती है। यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसलिए वे पहले भूकंपी स्टेशन पर पहुंचती हैं। ठीक है, यानी इपी सेंटर जो है पी वेव पहले पहुंचती है। ठीक है, इनका वेव एस तरंगों से वेग से 1.7 गुना अधिक होता है। अगर आपको ये ना याद हो तो ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है पी तरंगों की गति सबसे तेज होती है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि पी वेव जो है ठोस के साथ साथ द्रव में भी गुजर सकती है। इसके बाद एस वेव की बात करें जिसे सेकेंडरी वेव कहते हैं, और ये जो है प्रकृति में क्या होती है, अनुप्रस्थ होती हैं, ये केवल ठोस में गुजर सकती हैं। एल वेब की बात करें तो पी और एस तरंग की पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं तो वे एल तरंगों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, अब जैसे हम बात कर रहे हैं तो सेस्मिक डिसकंटिन्यूटी की बात करें, इनको कुछ डिवाइड किया गया है पृथ्वी के। तो आप देखेंगे तो मेनली आप देखेंगे सियाल, सीमा, निफे में डिवाइड किया गया है, यानी क्रस्ट, मेंटल, कोर में डिवाइड किया है। फिर उनका सब डिवीजन किया गया है। जैसे सबसे पहले बात करें तो कॉनरॉड डिस्कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो ये देखेंगे तो अपर और लोअर क्रस्ट के बीच जो है ये डिस्कॉन्टिन्यूटी का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्रस्ट दो टाइप का होता है, एक कॉन्टिनेंट क्रस्ट होता है, एक ओशनिक क्रस्ट होता है। जो ओशनिक क्रस्ट होता है यानी ओशनिक प्लेट होती है वो ज़्यादा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू जो है कॉन्टिनेंट की। ये कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में बैठा रहना चाहिए। जब भी आपसे पूछा जाए किस प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा है, तो आपको अगर कोई भी प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब वो क्या है, ओसनिक प्लेट बाउंड्री है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड बात करें मोहोवरिक जो है डिसकॉन्टिन्यूटी की बात करें तो आप देखेंगे ये डिसकॉन्टिन्यूटी आपको लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच आपको देखने को मिलेगी। अब रिपीटेड डिसकॉन्टिन्यूटी की बात करें तो आपको किसके किसके बीच देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा अपर और लो, अपर देखेंगे तो अपर और लोअर मेंटल के बीच आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे तो आ जाइए गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो ये आपको लोअर मेंटल, ठीक है, और आप देखेंगे आउटर कोर के बीच देखने को मिलेगा। इसके बाद आ जाइए लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, ये आपको आउटर कोर और इनर कोर के बीच देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो कभी कभी पूछा जाता है कि अर्थ के जो इंटीरियर फीचर है उनको जानने के जो प्रत्यक्ष सोर्स क्या है। तो आपको ध्यान रखना प्रत्यक्ष सोर्स में जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं तो उसमें माइनिंग के द्वारा जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ड्रिलिंग की बात करें तो ड्रिलिंग के बारे में जो है हम लोग ड्रिलिंग करके जो है देख सकते हैं। जैसे अगर बात करें रशिया के साइबेरिया प्रायद्वीप में आप देखेंगे तो 12 किलोमीटर की जो है दुनिया की सबसे गहरी जो है ड्रिलिंग की गई है, उसके द्वारा हम जो है पृथ्वी के अंदर मौजूद जो है साक्ष्य को देख सकते हैं। इसके अलावा वोल्केनिक इरप्शन यानी जो ज्वालामुखी का इरप्शन होता है उसके द्वारा जो अंदर से पदार्थ निकलते हैं
तो उसके द्वारा हम जो अध्ययन से पृथ्वी के अंदर क्या मौजूद है उसकी संरचना को देख सकते हैं। अगर आप प्रत्यक्ष स्रोत की बात करें तो भौतिक गुणों में विभिन्नता की बात करें उससे जान सकते हैं। मेटेराइट्स जो होते हैं जो आसमान से गिरते हैं, ठीक है, उनके उनसे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और इसके अलावा देखेंगे तो सेवरल सेवरल फोर्स होते हैं, वेव होते हैं, जैसे पी वेव, एस वेव हो गई हैं, ठीक है। और इनके द्वारा जो है हम लोग पृथ्वी के अंदर के परतों को जानते हैं कि आप देखेंगे जो मेंटल होता है वो ठोस होता है, क्रस्ट में देखेंगे तो वो ठोस होता है, ठीक है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और आपको बता देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे अर्थ के इंटीरियर की बात कर रहे हैं, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखेंगे तो पृथ्वी जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो लगातार जो है प्रेशर में और टेम्परेचर में आपको वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे तो एक संरचना होती है, जैसे ऊपर तो देखेंगे तो प्रेशर कम रहता है, जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ना चाहिए। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो तापमान बढ़ना चाहिए, तापमान बढ़ेगा तो क्या होता है, पूरा आपको लिक्विड अवस्था मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एस्थनोस्फीयर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ से मैग्मा की उत्पत्ति होती है, ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है, यानी मैग्मा निकलता है। ये क्या होता है, पार्सली जो है या जेली के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो ये एस्थनोस्फीयर आपको ध्यान रखना है, एस्थनोस्फीयर से ही आप देखेंगे मैग्मा की उत्पत्ति होती है। इसके बाद आपको सॉलिड एस्थनोस्फीयर मिलेगा, फिर मेंटल आपको मिल जाएगा। फिर वहीं जाएंगे आउटर जो देखेंगे कोर की बात करें तो आउटर कोर क्या होता है, वो आपको मोल्टन अवस्था में, यानी आपको देखेंगे लिक्विड अवस्था में देखने को मिलेगा। फिर इनर कोर की बात करें तो वो आपको हार्ड में यानी सॉलिड अवस्था में देखने को मिलेगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह के नीचे जाने पर आप देखेंगे प्रेशर और टेम्परेचर में ये कॉन्टिन्यूड जो है आप देखेंगे वो बढ़ोतरी आपको देखने को नहीं मिलती है। आप इसी प्रेशर की बात कर रहे हैं तो प्रेशर और टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो एक आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देते हैं। तो जैसे आप पूछा जाए कि जो खाना होता है वह कैसे पड़ता है, कुकर में कैसे पकता है, तो आपको देखिए आपने जो है गैस ला के नाम से सुना होगा, ठीक है। ये क्या करता है, ये आप देखेंगे जैसे जैसे कुकर का प्रेशर कुकर में आप देखेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा, ठीक है, वो बढ़ेगा। और वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ देखेंगे प्रेशर में वृद्धि होती है। यानी देखेंगे इन ए प्रेशर कुकर फूड कुक्स फास्टर देन इन ऑर्डिनरी पॉट, यानी ओपन अगर आपने किसी बर्तन में पकाना है खाना या चावल पकाना है, उसकी अपेक्षा आप देखेंगे बंद जो कुकर होता है उसमें जल्दी खाना पकता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जो स्टीम होता है वो उसमें ट्रैप्ड हो जाता है, ठीक है। जो उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रैप्ड हो जाते हैं, जब उनको हीट दिया जाता है तो वो कोलाइड करके क्या होते हैं, उसमें वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, जिससे आप देखेंगे वो गर्म होकर जो है खाना पकाते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे एनसीईआरटी की बात करें उसमें जो है भारत की भू आकृति की बात करें, उसका डिवीजन की बात करें, उसमें देखेंगे 6 प्रकार के डिवीजन से हम लोग अध्ययन करते हैं पूरे भारत का। सबसे पहले हिमालयन माउंटेन का अध्ययन करते हैं, फिर और नॉर्थर्न प्लेन्स का अध्ययन, फिर तीसरे पेंसुलर यानी प्रायद्वीपीय भारत पठार का अध्ययन करते हैं, फिर चौथा आप देखेंगे इंडियन डेजर्ट का अध्ययन करते हैं, फिर आप देखेंगे कोस्टल एरिया में जो भी आइलैंड है उनका अध्ययन करते हैं, ठीक है। कोस्टल प्लेन की बात करें, जैसे उत्तरी सर्कट की बात करें, कोरोमंडल तट की बात करें, कोंकण तट की बात करें, तो कोस्टल प्लेन का अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद छठवां आता है हम लोग आइलैंड का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये भी एनसीईआरटी में लिखी गई है, कुछ हमने अलग से नहीं दिया गया है, इसको आपको देख लेना है। अगर हिमालयन रेंज की बात करें तो हिमालय रेंज में आप देखेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर, ये देखेंगे तो ये ट्रांस हिमालय का भाग है। और आप देखेंगे काराकोरम रेंज पर भी आपको हाईएस्ट पीक मिल जाएगा K2, ठीक है। इंडिया का हाईएस्ट पीक क्या है, K2, जो ये आपको मिलेगा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। इसके बाद आ जाएगा ट्रांस हिमालय के बाद आता है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय पर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पीक है, जैसे अब ग्रेट हिमालय पर आपको मिल जाएगा एवरेस्ट। एवरेस्ट आपको कहाँ मिलेगा, नेपाल में, ये वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा देखेंगे कंचनजंगा। कंचनजंगा आप देखेंगे तो ये हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है, यानी जो वैसे तो ओवरऑल देखेंगे K2 है, लेकिन ये पॉक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में देखेंगे हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगी, कंचनजंगा, ठीक है। और ये आप देखेंगे तो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है, लेकिन देखेंगे इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो
भारत सरकार के अंतर्गत आता है। उसके बाद आ जाएगा ग्रेट हिमालय के बाद आ जाएगा मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय। तो लेसर हिमालय देखे होंगे तो ये टुकड़ों में है, तो इनको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। इससे ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जैसे महाभारत रेंज कहाँ होता है, महाभारत रेंज में आप देखेंगे ये नेपाल में से क्या कहते हैं, महाभारत रेंज कहते हैं। फिर आप आ जाएंगे उत्तराखंड, उत्तराखंड में आपको इसको क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय कहते हैं, और उत्तराखंड में इसे मसूरी रेंज भी कहते हैं। फिर आप आ जाइए नाग टिब्बा, नाग टिब्बा जैसे हिमाचल प्रदेश में नाग टिब्बा, और इसके अलावा देखेंगे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की सीमा के आसपास देखेंगे इसे धौलाधर कहते हैं। पीर पंजाल रेंज जो है जम्मू कश्मीर में कहते हैं। तो इन चारों पांचों नामों को आपको ध्यान रखना है। महाभारत रेंज नेपाल में कहते हैं, कुमायूं और मसूरी रेंज आप देखेंगे उत्तराखंड में कहते हैं। फिर नाग टिब्बा आ जाएगा, नाग टिब्बा और धौलाधर ये आपको जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के आसपास मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर वहीं पूर्वांचल और मेघालय माउंटेन रेंज की बात या ईस्टर्न हिमालय रेंज की बात करें तो देखेंगे तो हिमालय रेंज यहाँ पर भी टूटा टूटा छोटे छोटे आपको पार्ट में देखने को मिलेगा। तो दार्जिलिंग हिल आपको ध्यान रखना, दार्जिलिंग हिल्स आपको कहाँ मिलेगा, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अब आ जाइए मेघालय, मेघालय में आपको गारो खासी जयंतियाँ मिल जाएगी, ठीक है। अब आ जाइए उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, सबसे पहले देख चलते हैं ऊपर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपको टफला, मीरी, अबोर और मिसमी जो है रेंज छोटी छोटी मिल जाएगी। पटकाई बूम, पटकाई बूम आप जाइए, ये भी आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। इसके बाद नागा हिल्स नागालैंड मिलेगा, और आपको मिल जाएगा वेरिगल्स, वेरिगल हिल्स आपको देखेंगे तो मणिपुर और इधर जाएंगे थोड़ा सा त्रिपुरा के आसपास आपको या असम के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। मणिपुर हिल्स मणिपुर मिलेगा, मिजो हिल्स मिजोरम मिल जाएगा। तो ये आपको हिल्स आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा रेगमा और मिकी हिल्स, कहाँ पर, ये आपको असम में मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर हिल्स की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग ऑल इंडिया के हिल्स को रिवीजन कर लेते हैं। अरावली रेंज की बात करें, अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक की बात करें तो माउंट आबू हिल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। माउंट आबू हिल्स की या अरावली रेंज की बात करें, ठीक है, अरावली रेंज पर माउंट आबू मिल जाएगा। और अरावली रेंज की या माउंट आबू हिल्स की ओवरऑल देखा जाए तो हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो हाईएस्ट पीक क्या है, गुरशिखर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कच्छ हिल्स मिल जाएगा गुजरात में, फिर महादेव हिल्स, मांडव हिल्स और गिरनार हिल्स ये आपको गुजरात में मिल जाएगा। और इनकी रिवीजन हम लोग कर ही चुके हैं, विंध्याचल रेंज की हम लोग कर ही चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग वेस्टर्न घाट के रिवीजन करते हैं। तो हरिश्चंद्र घाट, हरिश्चंद्र रेंज के बाद आप देखेंगे बालाघाट रेंज। इसके बाद इधर आ जाएंगे कर्नाटक में बाबा भूदान हिल्स मिल जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे नागा हिल्स मिल जाएगा। इसके बाद अन्नामलाई हिल्स, अन्नामलाई हिल्स की बात करते हैं वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है, जिसकी बात हम लोग कर ही चुके हैं। इसके अलावा देखेंगे तमिलनाडु और केरला की सीमा पर आपको पलानी हिल्स मिल जाएगा, कार्डमम हिल्स मिल जाएगा तमिलनाडु में। और देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं ईस्टर्न घाट पर। ईस्टर्न घाट की बात करें तो यहाँ पर गजरात हिल्स मिल जाएगा, ठीक है, टीकरापारा हिल्स और इसके नायगढ़ हिल्स। नायगढ़ हिल्स से जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो नायगढ़ हिल्स का संबंध आपको ध्यान रखना है, ये ईस्टर्न घाट से है, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा देखेंगे तो अरमाकोंडा या जिंदागाड़ा पीक, ये ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट जो है ईस्टर्न घाट की पीक है जिंदागाड़ा। इसके बाद ये क्रम आपको ध्यान रखना है, नल्लामलाई, एरलामाला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, ठीक है, सेचलम, ये आपको क्रम ध्यान रखना है नॉर्थ से साउथ क्रम में, ठीक है। फिर आप देखेंगे इधर आ जाएंगे ये आपको नगराई हिल्स मिल जाएगा। इसके बाद जावेदी, टेवरॉय, ठीक है, पंचमलाई, ठीक है, सिरुमलाई। तो इनसे जो है इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है। इनकी चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं कि कौन से स्टेट में कौन से जो है माउंटेन पीक्स हैं। अब हम लोग थोड़ा सा रिवर को जो है रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। रिवर की बात करें सबसे पहले हम लोग जो है सिंधु की ट्रिब्यूटरी को रिवीजन करते हैं। तो माउंट कैलाश रेंज से आप देखेंगे तो यहाँ से माउंट कैलाश से पोखरचूर ग्लेशियर से आप देखेंगे जो इंडस रिवर निकलती है। तो इंडस रिवर की बात करें तो अरेबियन सी में जाके गिरती है। अब इंडस रिवर की कुछ सहायक नदियों को सबसे पहले देख लेते हैं।
श्योक नदी की बात करें तो श्योक नदी आप देखेंगे तो रीमो ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। और नुब्रा जो है, नुब्रा श्योक की सहायक है, यह सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। जांस्कर की बात करें, जांस्कर भी जो है सिंधु नदी की सहायक है, ठीक है। और ये बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं, और श्योक और नुब्रा आप देखेंगे तो दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। अब दूसरी रिवर की बात करें तो विशन विशनसार लेक की बात करें तो यहाँ से निकलती है कृष्ण गंगा। और झेलम की बात करें तो वेरीनाग लेक से निकलती है, स्प्रिंग से निकलती है झेलम रिवर, ठीक है। ये दोनों मिलकर आप देखेंगे तो आगे झेलम के नाम से बहती हैं, और अंततः देखेंगे चेनाब रिवर मिलती है। तो एक इम्पॉर्टेंट रिवर हो जाएगी जो सारी नदियाँ इसके बाद देखेंगे। तो जैसे अगर बात करें रावी हो गया, झेलम हो गया, ये चेनाब से जाकर मिल रही हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं चेनाब। चेनाब जो है दो नदियों के संगम से मिला है, चंद्र और भागा, ठीक है। चंद्र और भागा से मिलने से इसे चंद्रभागा रिवर के नाम जाना जाता है, फिर इसे चेनाब के रिवर से नाम जाना जाता है। अंततः ये जाकर देखेंगे तो ये सिंध से जाकर मिल जाती है। इसके बाद रावी की बात करें, रावी नदी रोहतांग पास से निकलती है, रोहतांग पास से निकल कर ये जाकर चेनाब में मिल जाती है। ब्यास रिवर की बात करें तो ब्यास सतलज की सहायक है, और यहाँ पर देखेंगे हरिके बैराज आपको हरिके मिल जाएगा, ठीक है, इसके संगम पर। तो ब्यास रिवर जो है आप देखेंगे सतलज की सहायक आपको देखने को मिलेगा। और सतलज रिवर की बात करें तो राकस से और मानसरोवर लेक के आसपास से निकलती है, ठीक है। इसकी सहायक स्पीति रिवर है। और ये भी देखेंगे तो ये जाकर जो है चेनाब और सतलज का संगम होता है, ठीक है, पंचनाद में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इतना आपको लोकेशन ध्यान रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको ध्यान देखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें इसमें और ध्यान देनी है, जैसे जैसे अगर बात करें तो दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, उनको कुछ नाम से जाना जाता है, उनको भी आपको ध्यान रखना है। जैसे बात करें तो सतलज और ब्यास के बीच को क्या कहते हैं, बीस्ट दोआब। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, दो आब, ठीक है। उसके बाद सतलज और रावी नदी के बीच को क्या कहते हैं, बारी दोआब। रावी और चेनाब के बीच रचना दोआब। चेनाब और झेलम के बीच में छाछ दोआब। और वहीं अगर बात करें तो चेनाब और इंडस के बीच की बात करें तो सिंध सागर दोआब के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब गंगा रिवर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है, के बारे में क्वेश्चन ढेर सारे पूछे जाते हैं। तो गंगा रिवर की बात करें तो गंगा रिवर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग गंगा रिवर के जहाँ उद्गम होता है उसको देख लेते हैं। तो गंगा रिवर के उद्गम की बात करें तो गंगा रिवर वैसे तो देवप्रयाग से बनती है, भागीरथी अलकनंदा के संगम पर। तो सबसे पहले इन पंच प्रयाग को रिवीजन कर लेते हैं। अगर वहीं पंच प्रयाग की बात करें तो मेन रिवर जो क्या होती है, मेन रिवर अलकनंदा है, उन्हीं से सारी नदियां आकर मिल रही हैं। अलकनंदा जो होती है वो संतोपन ग्लेशियर से निकलती है, जहां पर आपको बद्रीनाथ धाम देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें सबसे पहली नदी आकर मिलती है वंशधारा ताल से निकलकर, जो है आप देखेंगे धौली गंगा आकर निकल मिलती है। तो अलकनंदा से जो सबसे पहली नदी मिलती है वो है धौली गंगा, और यहाँ पर बनता है विष्णुप्रयाग। इसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ती है, अलकनंदा आगे बढ़ती है, इसके बाद उस दूसरी नदी आकर मिलती है नंदा गुंटी ग्लेशियर से नंदाकनी। नंदाकनी जब अलकनंदा से मिलती है दोस्तों तो इसे क्या कहते हैं, नंद प्रयाग कहते हैं, यानी एन फॉर नंदा, एन फॉर नंद प्रयाग हो जाएगा। इसके बाद फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है, अलकनंदा आगे बढ़ती है उसे पिंडार रिवर मिलती है, जो पिंडार ग्लेशियर से निकलती है। और पिंडार रिवर के मिलते अलकनंदा जो है कर्णप्रयाग में ये जो है मिलती है पिंडार रिवर अलकनंदा से। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है, अलकनंदा आगे बढ़ती है तो मंदाकिनी रिवर जो एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, और चोराबारी ग्लेशियर जो केदारनाथ धाम से निकलती है, मंदाकिनी रिवर, वो आकर जो है अलकनंदा से मिलती है, वहाँ पर बनता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से मिलने के बाद अलकनंदा आगे बढ़ती है, और इसके बाद इम्पॉर्टेंट रिवर जो है भागीरथी, भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर, ठीक है, और आकर मिलती है देवप्रयाग में अलकनंदा से, और यहाँ पर बनता है देवप्रयाग। इसी के आगे जो है इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। जहाँ तक यमुना की बात है तो ये यमुनोत्री से निकलती है, उसका एरिया अलग हो जाता है। तो ये गंगा नदी का उद्गम हो जाता है यहाँ से देवप्रयाग से। अब हम लोग जब गंगा नदी का उद्गम हो जाता है भागीरथी और अलकनंदा के बिनने से देवप्रयाग से, इसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है। तो बिजनौर में सबसे पहले, बिजनौर से जो है आप देखेंगे तो गंगा नदी प्रवेश करती है यूपी में। तो इसके बाद देखेंगे
इसके बाद जो है प्रयागराज में यमुना नदी आकर जो है गंगा नदी से मिलती है। अगर वहीं दोस्तों यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी जो है बंदरपुच ग्लेशियर से जो है यमुनोत्री से निकलती है। ये बहते हुए आप देखेंगे प्रयागराज में गंगा से मिलती है। अब सबसे पहले हम लोग यमुना नदी की सहायक नदियों को देख लेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग गंगा नदी पर आएंगे। तो यमुना नदी की सहायक नदी, जो इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, वो है चंबल। चंबल की सहायक नदियों में की बात करें तो चंबल जो है आप देखेंगे जाना पाव हिल्स विंध्यन रेंज से निकलती है चंबल रिवर, और फिर आप देखेंगे ये आकर मिलती है यमुना नदी से। इसके अलावा इसकी सहायक नदियों की बात करें तो शिप्रा शिप्रा नदी और काली सिंध, पार्वती, पूनू, ये सब जो है चंबल की सहायक नदी है। और इधर देखेंगे तो इधर से आप देखेंगे बनास रिवर, ठीक है, खारी रिवर, ये देखेंगे तो ये भी चंबल की सहायक नदी है। और इसके अलावा ये तो चंबल आकर चंबल से मिलने के बाद यमुना में मिलती है। कुछ इंडिपेंडेंट नदियां हैं जो जाकर यमुना में मिलती है। तो उसमें क्या हो जाएगा, सिंध, बेतवा, बेतवा की सहायक क्या है, धसान। तो ये दोनों मिलकर आप देखेंगे ये भी यमुना से जाकर मिल जाती है। केन नदी, केन नदी भी आप देखेंगे यमुना की सहायक है। अब हम लोग आ जाते हैं गंगा नदी पर। तो गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी की हमने बताया बिजनौर से ये होते हुए ये प्रयागराज में यमुना और गंगा का संगम होता है। उसके पहले सबसे पहले नदी आती है रामगंगा। रामगंगा जो है गंगा से मिलती है। इसके बाद देखेंगे गोमती दूसरे नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर गोमती मिलती है। और इसके बाद काली, शारदा या सरयू, तीनों का उपनाम है, अलग अलग जगह अलग नाम से पुकारा जाता है। इन दोनों नदियाँ, इन सभी नदियाँ आगे बढ़ती हैं, फिर इससे घाघरा आकर मिलती है, फिर ये घाघरा के नाम से जाना जाता है। और घाघरा के सहायक क्या है, राप्ती। ये सारी नदियाँ आप देखेंगे तो बिहार में जाकर गंगा से मिलती हैं। फिर गंडक, गंडक भी आप देखेंगे तो ये बिहार में जाकर मिलती है, बूढ़ी गंडक भी। फिर कोशी, कोशी नदी भी देखेंगे तो बिहार का शोक कहा जाता है, तो यहाँ बिहार में मिलती है। फिर गंगा नदी की जो भारत और पश्चिम बंगाल के सीमा पर सबसे लास्ट में नदी मिलती है, गंगा नदी, उसे क्या कहते हैं, महानंदा। महानंदा सबसे लास्ट नदी है जो गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में जैसे ही गंगा जाती है तो यहाँ दो भाग में डिवाइड हो जाती है। एक तो गंगा जो है पश्चिम बंगाल से पद्मा नाम से जानते हैं, दूसरा देखेंगे गंगा जो है पश्चिम बंगाल में बहते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती हुगली नाम से जानते हैं। अब ये तो बात हो गई, ठीक है, बाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ। अब दाएं तरफ से गंगा नदी जो मिलती है तो सबसे इंपॉर्टेंट अमरकंटक हिल से निकलती है सोन रिवर। सोन रिवर आप देखेंगे तो ये बिहार में जाकर मिलती गंगा से। इसकी सहायक नदियों की बात करें, सोन रिवर की सहायक नदी आपको ध्यान रखना है, रिहंद है, ठीक है, कान्हर है, कान्हर भी जो है सोन नदी की सहायक नदी है। कोयल, कोयल भी सोन नदी की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर बात करें झारखंड की, झारखंड से बात करें, झारखंड से दो इंपॉर्टेंट नदी है, बराकर और दामोदर। तो बराकर डैम आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे दामोदर रिवर भी आपको जो है ये हुगली की सहायक है, हुगली में जाकर मिल जाती है, ठीक है। और जहाँ तक दामोदर रिवर की बात करें, ये छोटा नागपुर प्लेटू से निकलता है। तो ये तो हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर सबसे लास्ट नदी जो है आप देखेंगे बाएं तरफ से जो है आती है महानंदा। और जैसे ही बांग्लादेश में गंगा की दूसरी शाखा जाती है उसे पद्मा नाम जानते हैं। अब पद्मा नाम की बात करें तो पद्मा नाम जानते हैं, इससे आकर ब्रह्मपुत्रा मिलती है। जैसे ब्रह्मपुत्रा मिल जाती है इसे क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। फिर आप देखेंगे इससे मेघना नदी आकर मिलती है। मेघना नदी मिलने के बाद इसे क्या कहते हैं, मेघना कहती है। अंततः यह डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है, आकर बे ऑफ बंगाल की बात करें। अब इसमें अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न नदियों की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न नदियों में देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो सबसे लास्ट में आकर मिलती है, तीस्ता नदी, ये सिक्किम से निकलती है। वहीं अगर बात करें तो दिहांग और दिबांग जो है ये ब्रह्मपुत्रा से, इस ब्रह्मपुत्रा के नाम जानी जाती है। ब्रह्मपुत्रा देखेंगे तो असम में इसे ब्रह्मपुत्रा रिवर के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली आपको ये ध्यान रखना है, ब्रह्मपुत्रा रिवर देखेंगे असम में इसे ब्रह्मपुत्रा नाम से बुलाया जाता है। उसके अलावा जो है उसके अरुणाचल प्रदेश की बात करें उसमें अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, तो ध्यान रखना है। धनश्री भी ये किसकी सहायक है, ब्रह्मपुत्रा की, ठीक है। सुबनश्री ये भी ब्रह्मपुत्रा के सहायक है। तो यहाँ पर लिखा है लेफ्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें जिसमें लोहित, दिबांग, धनश्री, कापली आता है। राइट की बात करें तो इसमें सुबनश्री, कामेग, संकोसी, तीस्ता, ठीक है, रैदाक, ये नदियाँ आती है। ये सब ब्रह्मपुत्रा की सहायक हैं।
एक इम्पॉर्टेंट रिवर है बराक रिवर। बराक रिवर आपको ध्यान रखना है, बराक रिवर ये मणिपुर से निकलती है, ठीक है। अंततः आप देखेंगे तो ये जाकर ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। ठीक है, तो बात हो गई नॉर्थ ईस्टर्न रिवर की, गंगा रिवर की बात हो गई, पंचप्रयाग की बात कर लिए। अब कुछ रिवर की बात कर लेते हैं। जैसे अगर बात करें तो पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों की बात करें, इनका उद्भव जो होता है वेस्टर्न घाट से होता है, और कुछ नदियों का देखेंगे तो ईस्टर्न घाट से होता है, नदियों का रांची के पठार से होता है। रांची के पठार से देखेंगे तो झारखंड में देखेंगे सुबर्ण रेखा, बैतरणी, बैतरणी देखेंगे तो ये ईस्टर्न घाट से होती है, और ब्राह्मणी भी ईस्टर्न घाट से होती है। और इसके अलावा देखेंगे महानदी, महानदी भी ईस्टर्न घाट से आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा उड़ीसा में देखेंगे तो रुषकुल्या, रुषकुल्या वंशधारा, ये आपको ध्यान रखना है। ये दो नदियाँ बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ये उड़ीसा में बहती हुई, रुषकुल्या तो उड़ीसा में बहती है, लेकिन वंशधारा देखेंगे ये उड़ीसा में बहती हुई आंध्र प्रदेश के साथ बनाती हुई ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। अब बात करते हैं वैगेई। वैगेई आप देखेंगे तो यहाँ पर केरल और तमिलनाडु की सीमा से निकलती है और ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। कावेरी की बात करें तो कावेरी भी आप देखेंगे तो ये ईस्ट की तरफ बहती है। वहीं पुनियार, पलार और पेन्नेरू, ये भी ईस्ट की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो ईस्टर्न घाट में से निकलती हैं। वहीं कृष्णा रिवर की बात करें तो कृष्णा रिवर भी देखेंगे ईस्ट की तरफ बहती है। गोदावरी रिवर भी ईस्ट की तरफ बहती है। अभी इन नदियों के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग ऐसे ही ओवरऑल नदियों देख लेते हैं, अलग अलग नदियों के बारे में देखेंगे। अब वेस्ट की तरफ नदियों, बहने वाली नदियों की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर की बात करें तो यहाँ पर आ जाइए सबसे पहले लूनी रिवर। लूनी रिवर देख लेंगे। फिर माही रिवर आप देखेंगे तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये आपको ध्यान रखना है। साबरमती रिवर भी आपको मिल जाएगा, गुजरात के कच्छ में आपको मिल जाएगा। अमरकंटक हिल से आप देखेंगे उसकी मीटिंग पॉइंट से विंध्यन और सतपुड़ा रेंज की मीटिंग पॉइंट से नर्मदा रिवर निकलती है, तो ये वेस्ट की तरफ फ्लो होती है। और सतपुड़ा हिल से आप देखेंगे तो तापी रिवर निकलती है, और तापी और नर्मदा दोनों ही आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र घाटी से होकर बहती है, ठीक है। और इसके अलावा देखेंगे वेस्टर्न घाट से आपको मिल जाएगा वेतरना रिवर मिल जाएगा। मांडवी और जुआरी देखेंगे गोवा में बहती हुई जो है आप देखेंगे अरब सागर में गिरती हैं। कालिंदी और शरावती ये आपको कर्नाटका में मिल जाएंगी, बहती हुई कहाँ पर गिरती हैं, ये अरब सागर में गिरती हैं। वहीं आप देखेंगे पुन्याई, ये भरतपुझा, पेरियार, पंबा, पंबियार, ये सब देखेंगे केरला में ये नदियाँ बहती हैं और अरब सागर में जाकर गिरती है। ध्यान रखने का, माही एक ऐसी रिवर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार जो है काटती है। अब हम लोग एक एक नदियों को स्पेशल देख लेते हैं, क्योंकि इससे इसकी सहायक नदियों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर महानदी की बात करें तो महानदी की उद्गम स्थल की बात करें तो छत्तीसगढ़ के बाद के छत्तीसगढ़ उड़ीसा के सीमा पर आपको मिल जाएगा दंडकारण्य रीजन यानी बस्तर रीजन, ठीक है। तो यहाँ से जो है महानदी निकलती है, और ये महानदी जो है बैतरणी के साथ जो है मिलकर जो है लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है बे ऑफ बंगाल में। अगर बात करें महानदी की सहायक नदियों की बात करें तो शिवनाथ, यहाँ पर हसदो, मांड, ईब, ये देखेंगे ये नदियाँ जो है महानदी की जो है बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ हैं। फिर इसके अलावा जोंक, ओंग, टेल, ये दाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ हैं। और महानदी पर आप देखेंगे तो यहाँ आपको उड़ीसा और इधर छत्तीसगढ़ की सीमा पर आपको जो है हरिके कुंड रिजर्वायर भी मिल जाएगा। इसके बाद बात करें गोदावरी। गोदावरी रिवर कहाँ से निकलती है, ये ब्रह्मगिरी माउंटेन से, त्र्यंबकेश्वर, नासिक से निकलती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें परवरा, फिर मंजरा, मानेर। और वहीं बाईं तरफ से नदियों की बात करें तो आपको मिल जाएगा दुधना, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा। इसके इन तीनों नदियों के मिलने के बाद इसे क्या कहते हैं, प्राणहिता कहते हैं। इंद्रावती, इंद्रावती दंडकारण्य से निकलती है, और इसके अलावा आपको सबरी मिल जाएगी। और इसके अलावा जहाँ तक बालाघाट ट्रेन से बात करें तो मंजरा रिवर निकलती है। तो ये जो गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। अगर वहीं गोदावरी के बाद बात करें कृष्णा रिवर, कृष्णा जो है वह महाबलेश्वर हिल से निकलती है, वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ कोयना, भीमा, और इधर आ जाएंगे तेलंगाना में मोशी और मिन्नेरू आ जाएगा।
फिर कृष्णा की बात करें तो दाईं तरफ से मिलने वाली नदी की बात करें तो घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंग और भद्रा। तुंग और भद्रा के मिलने से तुंगभद्रा रिवर, और तुंगभद्रा की सहायक नदी है वेदवती, ये भी कृष्णा की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। मूशी आपको ध्यान रखना है, मूशी कृष्णा की सहायक है, गोदावरी की नहीं, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। लास्ट में देखेंगे कावेरी। कावेरी आप देखेंगे ताल कावेरी, ये ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है कर्नाटका से। इसके सहायक नदियों की बात करें तो हेमवती, शिमशा। हेमवती, शिमशा आप देखेंगे तो बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। कामबनी, भावनी, अमरावती, ये जो है दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप क्लासेस पसंद आ रही हो, अगर क्लासेस पसंद आ रही है ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर कीजिए, और जहाँ तक हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें आपको रिवीजन हो जाए। तो इसमें पूछा है मणिपुर की पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन जो है किसका जो है सर्वोत्तम उदाहरण है। ऑप्शन 1 लैक्टिस मैदान, बी लोयस मैदान, सी हिमानी मैदान, डी जलोढ़ मैदान। तो ये लोकटक झील है, ये तैरता हुआ आपको जो है यहाँ पर बसे हुए लोग दिख जाएंगे, तैरती हुई झील की बात कर रहा है। तो इसकी बात कर रहा है, इम्फाल बेसिन की बात कर रहा है, इन चारों में से किसका सर्वोत्तम उदाहरण है। तो यहाँ पर मैदानों के क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है, ठीक है। अगर मैदानों के वर्गीकरण की बात करें तो इसे जो है तो संरचनात्मक मैदान कहते हैं, अपरदनात्मक मैदान कहते हैं, निक्षेपण मैदान कहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल मैदान वो होते हैं जिनका निर्माण मुख्यतः समुद्री तल या महाद्वीपीय शेल्फ के एक भाग के रूप में उत्थान के कारण हुआ है, ठीक है। ऐसे मैदान आपको जो इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट है उनके सीमाओं पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। वहीं अपर्दन मैदान या पेनी प्लेन जिसे कहते हैं, ऐसे मैदान की बात करें ऊपरी भूमियों के निरंतर और लंबे समय के कटाव से क्या होते हैं, इरोजनल आपको फील्ड या मैदान देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, पेनी प्लेन कहा जाता है, ठीक है। वहीं जहाँ तक कि क्वेश्चन की बात कर रहा है तो ये जो डिपोजिशन क्वेश्चन की बात कर रहा है तो इसे क्या कहते हैं, लैक्टिस मैदान कहते हैं। ये एक डिपोजिशनल जो है मैदान है, उसका उदाहरण है। यानी बात करें तो इस मैदान का निर्माण देखेंगे तो विभिन्न भू आकृति एजेंटों के निक्षेपण की गतिविधियों से होता है, ठीक है। जब मैदानों का निर्माण नदी निक्षेपों से होता है तो उन्हें क्या कहते हैं, नदी जलोढ़ मैदान कहते हैं। झील में तलछट जमाव से लैक्टिस मैदान या झील के मैदान का निर्माण होता है। कश्मीर की घाटी के झील का मैदान इसका उदाहरण है। और इसके अलावा देखेंगे जब वायु निक्षेपण का प्रमुख कारक होती है तो उस मैदान क्या कहते हैं, लोएस मैदान। चीन में आपको लोएस मैदान देखने को मिल जाएगा, जबकि इसमें इम्फाल पूछ रहा है, इम्फाल बेसिन की बात कर रहा है तो इसमें लोएस तो ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाएगा। हिमानी मैदान आपको कहाँ ग्लेशिएटेड रीजन में देखने को मिलेगा। जड़ोल फ्लूवियन की मैदान की बात करें तो ये आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा, गंगा के मैदान में आपको जो है जलोढ़ के मैदान देखने को मिल जाएंगे। बचा ऑप्शन कौन सा, लैक्टिस मैदान जो है। इसमें कॉमन सेंस से भी ये क्वेश्चन कर सकते थे आप लोग अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में कौन सी नदी अपनी भ्रंश घाटी जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 चंबल, बी दामोदर, सी गंडक, डी रामगंगा। अभी मैंने बताया था नर्मदा और तापी कहाँ पर भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, जिसमें एक तरफ आप विंध्यन रेंज मिल जाएगा, दूसरी तरफ सतपुड़ा रेंज मिल जाएगा। तो ये जो मैप आप देख रहे हैं ये आप देखेंगे तो ये नर्मदा रिवर का है। तापी रिवर भी भ्रंश से बहती है। इसके अलावा एक रिवर और है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने रिवर की थी, वो है दामोदर रिवर। दामोदर रिवर भी क्या है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है, यानी इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब भ्रंश होता क्या है, रिफ्ट वैली की जहाँ तक बात करें तो जो अगर कोई प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस में प्लेट टेक्टोनिक के कार्ड किसी कार्ड देखेंगे तो जब दो प्लेटें जो है एक दूसरे की तरफ जो है मूव कर जाएं विपरीत दिशा में, तो जो बीच वाली प्लेट रहे वो क्या हो, नीचे की तरफ बैठ जाए, ठीक है। तो इसे रिफ्ट वैली का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे ग्रेट रिफ्ट वैली की बात करें तो अफ्रीकन रिफ्ट वैली की बात करें तो उसमें देखेंगे धीरे धीरे क्या होता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जा रही है, और समय के साथ देखेंगे तो ग्रेट रिफ्ट वैली की जो है चौड़ाई बढ़ जा रही है। जैसे रेड सी देखेंगे तो ये रिफ्ट वैली का उदाहरण है। तो इस धीरे धीरे नए महासागर का निर्माण हो रहा है, सागर का निर्माण हो रहा है। वही जब चौड़ाई बढ़ती जाती है, सेडिमेंटेशन होता जाता है, तो एक बड़े मेच्योर ओशियन का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा रिफ्ट वैली क्या होता है, कुछ नहीं, जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ जो है खिसकती हैं तो बीच का जो एरिया रहता है वो नीचे की तरफ जो है बैठ जाता है। जैसे पैरेलल फॉल्ट की बात करें तो ये क्या होता है, गैवरन कहते हैं या रिफ्ट वैली कहते हैं। वहीं जब बीच वाला एरिया स्थिर रहे, जो दोनों तरफ का एरिया है वो नीचे की तरफ बैठ जाए, ठीक है, विपरीत दिशा में गति करते हुए, तो इसे क्या हॉस्ट माउंटेन या ब्लॉक माउंटेन कहते हैं,
ठीक है। या रेड वाले को क्या कहते हैं, हॉस्ट कहते हैं, जो ऊंचा उठा हुआ एरिया है इसे क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। तो ये तो बात हो गई इनकी। बाकी हम लोगों ने इसकी चर्चा कर ही चुके हैं। दामोदर रिवर क्या है, एक रिफ्ट वैली का उदाहरण है, रिफ्ट वैली में बहता है। इसके अलावा तापी और नर्मदा भी क्या है, रिफ्ट का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, किसमें पूछा गया है, तो निम्नलिखित में किस प्राकृतिक क्षेत्र को बड़े खेल की भूमि कहाँ के रूप में जाना जाता है। तो आप देखेंगे अफ्रीका का जो सवाना लैंड है, यानी ट्रॉपिकल जो सवाना रीजन है, वहाँ पर कई सारे आपको शिकार देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर बड़े बड़े आपको जानवर देखने, डाइवर्सिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो उस एरिया को क्या कहते हैं, बड़े खेल की भूमि या बड़े हाथियों की भूमि कहा जाता है। तो यानी ऑप्शन डी इसमें ट्रॉपिकल सवाना रीजन हो जाएगा। ठीक है। इसे हाथी घास भी कहा जाता है। और इसे आप देखेंगे कोलंबिया में, वेनेजुएला में की बात करें तो वहाँ पर लानोस कहते हैं, ब्राज़ील में क्या कहते हैं, कैंपोस कहते हैं। और इसी सूडान और सवाना टाइप क्लाइमेट में अफ्रीका में जो है आपको मसाइल और हौसा प्रमुख जनजातियाँ देखने को मिलेगी। और सवाना टाइप क्लाइमेट की विशेषता है कि यहाँ पर छोटे पेड़ के साथ जो है घास के मैदान आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक आपने वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन का वीडियो नहीं देखा है, जिसमें हमने प्राकृतिक और जलवायु के बीच संबंध को बताया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। और इसमें जो एक तो पहले एक कॉन्टिनेंट क्लाइमेट है, ठीक है, सवाना टाइप। तो यहाँ पर जो है महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको आर्द्र और शुष्क मौसम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर केवल गर्मी का मौसम देखने को मिलेगा। और इस रीजन में आपको हरमट्टन और खमसिन जैसी लोकल विंड्स भी देखने को मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछा है, इसे पूछा है हिमालय पर्वतमाला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक, बृहत हिमालय यानी ग्रेट हिमालय के तलछटी चट्टानों जीवाश्म रहित थी, यानी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ऑप्शन दो, समुद्री जीवों के जीवाश्म लघु हिमालय की तलछटी की चट्टानों में पाए जाते हैं। ऑप्शन तीन, मानव सभ्यता के अवशेष बाहरी और शिवालिक हिमालय में पाए जाते हैं। सही उत्तर आपको बताना है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो देखिए, बहुत लोग होते हैं एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या रहता है, ज्योग्राफिकल टाइम स्केल। तो हिमालय की जैसे कि हम बात करें तो सेनोजोइक इरा की बात करें, वहाँ पर पेलियोसिन इयोसिन के टाइम पर आप देखेंगे तो जहाँ जो प्लिस्टोसिन युग है, प्लिस्टोसिन युग की बात करें तो वहाँ से तो जो पहला हिम युग आया उसके बाद से जो है क्या हुआ, हिमालय की उत्पत्ति हुई। और हिमयुग के बाद की बात करें तो वहाँ पर जो उत्तरी मैदान की बात करते हैं, उत्तरी मैदान की उत्पत्ति आपको देखने को मिलेगी। कहने का मतलब जो टर्सरी युग में प्लिस्टोसिन युग हिम युग के पहले भारतीय और यूरेशियन प्लेट का टक्कर होता है, उससे उत्पन्न संपीड़न बल द्वारा जो है क्या होता है, वलन की प्रक्रिया होती है। तो वलन की प्रक्रिया से क्या होती है, हिमालय की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले जो देखेंगे इंडियन और एशियन प्लेट टकराता है, तो बीच में क्या है, टेथिस सी है। टेथिस सी जो होता है, ठीक है, तो टेथिस सी जो है, टेथिस सी का सिकुड़न होता है, यानी संकुचन होता है संपीड़न से। तो सबसे पहले इससे क्या होता है, ट्रांस हिमालय बनता है। इसके बाद अब ये तो टेथिस ट्रांस हिमालय बन गया, अब फिर ट्रांस हिमालय और इंडियन ओशन का टकराव होता है, फिर ये ग्रेट हिमालय का निर्माण होता है। वहीं यहाँ पर देखेंगे सेनोजोइक इरा में प्लिस्टोसिन युग में हिमयुग के बाद देखेंगे हिमालय के क्षेत्र के निकलने वाली कई नदियों द्वारा अवसादों का रूपी गर्त बेसिन के द्वारा क्या डिपोजिशन होता है। उसके द्वारा देखेंगे मैदान में जो है बहुत ढेर सारी मात्रा में जलोढ़ डिपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इससे क्या होता है, कोस्टल और जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है उनका निर्माण होता है। कहने का मतलब जब ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, एक्सटर्नल हिमालय की बात करें तो इनको बनने में इतना टाइम लगा है। एक हिमयुग के पहले की बात करें, उनका बनना स्टार्ट हुआ था, तो जो ग्रेट हिमालय था वहाँ पर कोई जीवाश्म मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाता है। जबकि आप देखेंगे समुद्री जीवों के जीवाश्म की बात करें तो यहाँ लेसर हिमालय की बात कर रहा है। तो ग्रेट हिमालय के बाद ही ये बना है लेसर हिमालय या लोअर हिमालय। तो यहाँ पर आपको इसके तलछटी में आपको चट्टानों में जो है जीवाश्म पाए जा सकते हैं, ये बात सही है। ठीक है। वहीं मानव सभ्यता के अवशेष बाहरी या शिवालिक हिमालय में आपको देखने को मिलते हैं, ये बात भी सही है। कहने का मतलब जितनी पुरानी संरचना ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, वहाँ पर कोई ऐसा जीवाश्म के साक्ष्य नहीं पाए जाएंगे। तो जहाँ तक शिवालिक हिमालय की बात कर, लेसर हिमालय की बात कर, ये नवीन संरचना निर्मित है। तो यहाँ पर आपको समुद्र जीवों या कोई भी जीवाश्म आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। बाकी इसमें बहुत इसको अगर समझाने जाएंगे कि ये भी ITSZ, MCT, MBF, HFF ये भी बनने का इनका रिलेशन है ज्योग्राफिकल टाइम स्केल से। हालांकि इतना डीपली आपसे पूछेगा नहीं, अगर आपने समझना होगा तो सेपरेट लेक्चर में हम आपको समझा देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन 1, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर प्रजाति की विविधता बढ़ती है। ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समशीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में अधिक प्रजाति पाई जाती है। ऑप्शन सी, सबसे बड़े जैव विविधता अमेजन वन में पाई जाती है। ऑप्शन डी, समशीतोष्ण क्षेत्रों में ध्रुवों की ओर प्रजातियों की विविधता कम हो जाती है। तो देखेंगे वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन और क्या कहते हैं फॉरेस्ट या वेजिटेशन से रिलेशन से जो हमने लेक्चर लिया है 30 मिनट का, अगर आप वो पढ़ लेते हैं, मैं दावा करता हूँ आपके 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जरूर से जरूर एग्जाम से पहले उसको एक ध्यान से देख लीजिएगा, हालांकि उसको रिवीजन करवाने की कोशिश करेंगे इसमें। तो आप देखेंगे तो ये 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में देखेंगे विषुवत जलवायु प्रदेश पाया जाता है। जैसे जैसे आप देखेंगे निम्न अक्षांश से उच्च स्थान की तरफ जाएंगे तो वहां पर आपको बायोडाइवर्सिटी में आपको जो है अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान में कमी आती जाएगी, तापमान में कमी आके साथ जैव विविधता भी आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको कहाँ देखने को मिलता है, आप देखेंगे तो अमेजॉन वर्षा वन में देखने को मिलता है, ये बात भी सही है। और इसमें जो ऑप्शन कह रहा है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने प्रजाति की विविधता बढ़ती है, ये बात गलत है। बल्कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देखें प्रजाति विविधता जो है कम होती जाती है। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा इस वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन के ग्राफ को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले विशेषता देखें ना विषुवत जलवायु प्रदेश की। इसमें नियंत्रक जो होता है वो सूर्य का प्रकाश होता है। इसमें वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। औसत वार्षिक तापमान जो होता है 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। सॉइल कैसी पाई जाती है, लैटेराइट सॉइल या लाल मृदा पाई जाती है। इसका कारण क्या है, लाल मृदा पाए जाने या लैटेराइट सॉइल पाए जाने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर लीचिंग निच्छालन का आपको निच्छालन की गतिविधि देखने को मिलती है। तो जितने भी आपको जो फास्फोरस कैल्शियम जितने भी आपको लाइट जो है मिट्टी के लिए उर्वरक जो केमिकल्स होते हैं या फिर कह सकते हैं जो जरूरी पोषक तत्व होते हैं वो बह करके आगे नीचे की तरफ चले जाते हैं। ऊपर जो भारी मटेरियल होते हैं जब फेरस के ऑक्साइड होगा, ठीक है, चूना, ये सब आपको सतह पर देखने को मिलते हैं, इसलिए मिट्टी का रंग यहाँ पर लाल देखने को मिलता है। यही हाल देखेंगे तो मानसूनी प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग सवाना टाइप क्लाइमेट पढ़ ही चुके हैं, मरुस्थलीय टाइप क्लाइमेट, भूमध्य सागरी, पश्चिमी इन सब की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है लेक्चर से, और इन सब की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जिसकी चर्चा नहीं करें उस पर ज़्यादा टाइम देंगे। 48 की बात कैसे पूछा, श्वेत नहर में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर स्थित झीलों का सही क्रम आपको बताना है। तो ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा। तो अभी सुएज कैनाल न्यूज़ में था कि 2021 में क्या हुआ था, तो वहाँ पर देखेंगे 2021 में जो है ये क्या है, मेजर रूट है। सुएज कैनाल क्या है, मेजर रूट है। ठीक है, ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर जो है एक मेगा शिप थी वो फंस गई थी, तो इसलिए जो है वो न्यूज में था। हालांकि इसके निर्माण की बात करें तो इसे बनने में 10 साल लगे थे, और ये 1800 ईस्वी के आसपास जो है ये बना था। ठीक है, और ये जो है इसके बनने के बाद देखेंगे 1869 के बाद जो है यूरोप और एशिया के बीच जो है 193 मतलब लगभग देखेंगे दूरी जो है वो कम हो गई है। तो इसमें अगर पूछा जाए स्वेज नहर के उत्तर से दक्षिण क्रम की बात करें, तो स्वेज नहर के उत्तर से दक्षिण क्रम की बात करें तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा मंजला लेक, फिर आप देखेंगे टिम्सा लेक, फिर ग्रेट बिटर लेक मिल जाएगा, लिटिल बिटर लेक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्थ से साउथ क्रम आपको ध्यान रखना है। इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, इसमें मंजला लेक और लेक टिम्सा, लेक बिटर और लिटिल बिटर लेक आपको देखने को मिलेगा। तो ये नॉर्थ से साउथ क्रम आपको यहाँ पर दिया गया है, कुछ लेकों के नाम और बाकी लेकों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अब ये तो क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है दोबारा रिपीट ना करे। अगर अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। सबसे पहले हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आप देखेंगे एरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया देश आते हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा दूसरा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर नामीबिया में नामीबिया डेजर्ट पाया जाएगा, यहाँ पर कालाहारी डेजर्ट पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कांगो रिवर या जिसे जायरे रिवर कहते हैं, तो ये जो देखेंगे तो ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें क्या ध्यान रखना है, हाँ, नुबुबियन डेजर्ट आप देखेंगे तो नुबुबियन डेजर्ट भी आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा। और हाँ,
एटलस माउंटेन भी आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा। अब कुछ रिवर को देख रहे हैं, जैसे हमने बताया कि कॉन्गो डोमिनिकन रिपब्लिक में कॉन्गो रिवर की बात करें, कॉन्गो रिवर जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो एक ध्यान रखना आपको, विक्टोरिया फॉल, विक्टोरिया फॉल देखेंगे जिम्बाब्वे और जाम्बिया का सीमा पर है। इससे आर 2024 में क्वेश्चन आया था कि विक्टोरिया फॉल के सीमा को लेकर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो विक्टोरिया फॉल जो है जाम्बिया और जिम्बाब्वे के सीमा पर है, और इसी पर देखेंगे ये जो है जाम्बेजी रिवर पर स्थित है विक्टोरिया फॉल, और जाम्बेजी रिवर पर ही आप देखेंगे तो यहाँ पर करीबा डैम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर। ये तो बात हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका में देखिए एक ऑरेंज रिवर है जो ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन से होकर निकलती है। इसके अलावा यहाँ पर प्रिटोरिया शहर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। डरबन भी आपको कोस्टल रीजन में मेडिटेरियन क्लाइमेट पाई जाती है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ड्रेकन्सबर्ग क्या है, एक माउंटेन रेंज है साउथ अफ्रीका का, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा देखेंगे नामीबिया में, क्या हमने बताया, नामीबिया में आपको नामीबियन डेजर्ट मिल जाएगा, ठीक है। विंडहोक, विंडहोक क्या है, विंडहोक देखेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है, विंडहोक जो है नामीबिया की राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है। विंडहोक कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो हम लोग विक्टोरिया फॉल को देख चुका, विक्टोरिया लेक की बात कर लेते हैं। विक्टोरिया लेक से देखेंगे तो यहाँ से वाइट नाइल रिवर जो है अ, निकलती है। और विक्टोरिया लेक किसके किससे लगा हुआ है, केन्या से लगा हुआ, युगांडा से लगा हुआ, तंजानिया से लगा हुआ है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है विक्टोरिया लेक की, ठीक है। और इसके अलावा ध्यान रखना है एक लेक मलावी का उपनाम क्या है, लेक न्यासा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछ लिया जाए तो लेक मलावी जो है ये मलावी और मोजम्बिक की और इधर जा जाएंगे तंजानिया की सीमा पर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों क्या ध्यान रखना है इसमें, तो इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हम आपको बता ही चुके हैं। अब इसमें अफ्रीका कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन सीरीज है, जितने रिवीजन करेंगे उतना आपका जो नॉलेज है वो पॉलिश होगा। जैसे बद्दू टाइप की बात करें, बद्दू आपको जो है बद्दू टाइप सहारा डेजर्ट में मिल जाएगा। पिग्मी की बात करें, ये कांगो बेसिन की बात करें, कांगो जारे रिवर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा पिग्मी ट्राइब्स। उस्मैन की बात करें, ये आपको कालाहारी डेजर्ट में बोत्सवाना, नामीबिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका कुछ पार्ट मिलेगा। वहीं जुलू ट्राइब की बात करें, जुलू ट्राइब देखेंगे तो आपको दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिल जाएगा। मसाई ट्राइब की बात कीजिए पूर्वी केन्या में मिल जाएगा। ओरोमो ट्राइब की बात कीजिए इथोपिया में मिलेगा। नूबा ट्राइब की बात करें सूडान मिल जाएगा। वहीं फुलानी की बात करें, फुलानी आपको पश्चिमी अफ्रीका में देखने को मिलेगा। बंतु आपको देखेंगे तो पूर्वी और मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों लोवो और बगाड़ा ये आपको विक्टोरिया लेक के आसपास देखने को मिलेंगे। किकुयू और कावा ये केन्या रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, से पूछा टेलीग्राफ का पठार एक भाग है। ऑप्शन एक उत्तरी अटलांटिक का तट, बी साउथ अटलांटिक का तट, सी हिंद महासागर का तट, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना टेलीग्राफ का पठार किसका भाग है। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों अटलांटिक ओशियन की बात करें, अटलांटिक ओशियन में देखेंगे तो ये एस आकार का है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा महासागर है जो संकुचित हो रहा है, तो आप देखेंगे संकुचित जो हो रहा है वो प्रशांत महासागर हो रहा है। अगर कोई महासागर सिकुड़ रहा है तो कोई ना कोई महासागर फैल रहा होगा, तो कौन से महासागर का फैलाव हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है अटलांटिक महासागर का फैलाव हो रहा है। अटलांटिक महासागर में देखेंगे तो यहाँ पर ग्रीनलैंड के बाद आप देखेंगे टेलीग्राफ का पठार आपको देखने को मिल जाएगा। उत्तरी अटलांटिक में ही आपको टेलीग्राफ का पठार देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शन ए सही है। इसके अलावा अटलांटिक ओशन में आपको कौन कौन से लोकेशन और ध्यान रखने हैं, डॉल्फिन प्लेटू, डॉल्फिन प्लेटू भी आपको अटलांटिक ओशियन में मिलेगा, उत्तरी अटलांटिक में, ठीक है। पोर्ट्रिको ट्रेंच, पोर्ट्रिको ट्रेंच आप देखेंगे तो वेस्ट इंडीज के पास आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा देखें इसमें क्या, चैलेंजर, चैलेंजर प्लेटू भी आपको देखेंगे तो ये साउथ अटलांटिक ओशन में देखने को मिल जाएगा। रियो ग्रांडे प्लेटू ये भी साउथ अटलांटिक ओशन में देखने को मिल जाएगा। अगर वहीं टेलीग्राफ आइलैंड की बात करता है तो टेलीग्राफ आइलैंड आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर देखेंगे रेड सी के पास, यहाँ पर ये ओमान के पास आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हमने क्या इंडियन सॉरी अटलांटिक ओशन की लोकेशन देखी। ऐसे ही हमने बॉटम रिलीफ फीचर में देखेंगे पैसिफिक ओशियन का देख लेते हैं।
पैसिफिक क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर कोरली ट्रेंच ये कहाँ मिलेगा, ये आपको पैसिफिक क्वेश्चन मिलेगा। एलिशियन ट्रेंच भी आपको पैसिफिक क्वेश्चन मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे मेरियाना ट्रेंच भी ये आपको पैसिफिक क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। टोंगा टोंगा ट्रेंच भी आपको पैसिफिक क्वेश्चन मिल जाएगा। हवाना प्लेटू भी पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इंडियन ओशन में आपको क्या क्या देखने को मिले। तो कुछ लोकेशन को हम आपको दिखा चुके थे, इसके अलावा और एक बार देख लेते हैं। तो सकोत्रा और चागोस प्लेटू भी आपको इंडियन ओशन में देखने को मिलेगा। टुंड्रा ट्रेंच भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इंडियन ओशन में, ये आपको ध्यान रखना है। चागोस और सेंट पॉल रिज की बात करें, ये भी आपको इंडियन ओशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है ये ओशन बॉटम रिलीफ ने आपने जब आपने ओशियनोग्राफी पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपने को देखने को मिला होगा। अगर आपको नहीं देखने को मिला होगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा हमारा जो आगे आने वाला 2 लेक्चर है जिसमें हमने इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज पास और रिवर सिस्टम को देखेंगे, उसको आप जरूर देखिएगा। और लैंड फॉर्म की एक क्लास होगी, लैंड फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लैंड फॉर्म का भी आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप पेज में मिलेगी। क्लासेस पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।